अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, अब तीसरा सवाल के अंदर में ये 10 मार्क्स का है व्याकरण। क्या है ये? व्याकरण का है, यानी भाषा अभ्यास। अब भाषा अभ्यास के अंदर में 10 में से 10 आप लोग आसानी से निकाल सकते हो अगर आपकी तैयारी हुई होगी तो। अगर नहीं भी हुई तो आज मैं अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये पूरा आपको इधर भी समझ में आ जाएगा और पहले जो समझा था उसके साथ में आपको ये जो है सपोर्ट रहेगा। अब देखिए इसमें सवाल नंबर 3 के अंदर में भी 2 पार्ट हैं, एक अ है और एक आ है। अ के अंदर में सबसे पहला आपके लिए जो है सामान्य रूप। क्या है? सामान्य रूप। अब ये सामान्य रूप क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि सामान्य रूप क्या है। ये सामान्य रूप के अंदर में 3 पार्ट हैं। मेन चीज़ देखो, ये ग्रामर जितना भी मैं बताते जा रहा हूँ ना उसके अंदर में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सवाल कैसे आएगा, क्योंकि सामान्य रूप हमको मालूम भी है लेकिन सवाल कैसे आएगा ये पता नहीं तो तुम आंसर नहीं लिख पाओगे। फिर एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाने के बाद में आप लोग और इसका जवाब ये था कि ये भी मुझे मालूम था, वो मालूम था, ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम हॉल के बाहर गए, ख़त्म हो गई कहानी, ख़त्म हो गई। इसके लिए इसको समझ लो कि सवाल कैसे आएगा उसको भी समझते चलिए कि सामान्य रूप के अंदर में 2 पद, हालांकि ये मराठी की जान है, ये अगर सामान्य रूप अगर किसी को आता है ना तो ये समझ लीजिए कि मराठी आपको बहुत अच्छा आता है। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं कि स्कूल में आज प्रोग्राम है, हमने कहा स्कूल में, अलग अलग अल्फाज हो गए। मराठी में क्या होता है कि प्रत्यय लगाया जाता है, वो एक साथ लगाया जाता है, जैसे कि शाळेत। अब ये शाळेत इसके अंदर में कैसे है कि ये आखिरी वर्ड क्या है? प्रत्यय। क्या ये? प्रत्यय। अब उसका हिस्सा जो भी बचा है, इतना हिस्सा जो बचा है ये हो गया तुम्हारा सामान्य रूप। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। ये प्रत्यय आखिरी निकाल दो, उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा शाळे, ये सामान्य रूप हुआ। अब आपको तीसरी जो चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है मूल शब्द। अब मूल शब्द किससे, मतलब किससे बना हुआ है? तो ये बना है किससे? शाला से बना हुआ है। शाला मेन स्कूल से बना हुआ ना, स्कूल से बना शाळे, तो ये प्रत्यय शाळे हो गया सामान्य रूप। जैसे कि मैं आपको एक और अल्फाज दे रहा हूँ, ब्रिटिशानी। एग्ज़ाम में आने के चांसेस है ये अल्फाज, ब्रिटिशानी। अब ब्रिटिशानी, अब इसमें मुझे बताइए कि सामान्य रूप क्या होगा? ब्रिटिशा, ब्रिटिशा, ऊपर बिंदी भी आएगी, ब्रिटिशा, और नी किस में जाएगा? प्रत्यय में जाएगा। नी किस में जाएगा? प्रत्यय में जाएगा। और उसका मूल शब्द क्या बनेगा? ब्रिटिश। क्या बनेगा? ब्रिटिश बनेगा। ये इतना आसान है। अब सवाल कैसा पूछा जाएगा? खालील दिलेला तख्ता पूर्ण करा। खालील दिलेला तख्ता पूर्ण करा। एक तख्ता आप लोग को दिया जाएगा, तख्ता मतलब ऐसा बॉक्स बना के दिया जाएगा और उसके अंदर में कोई भी 2 चीज़ पूछी जाएंगी, एक तो प्रत्यय पूछा जाएगा या मूल शब्द पूछा जाएगा या सामान्य रूप पूछा जाएगा। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ रहेगा, ये शब्द के अंदर में जैसे कि यहाँ पे शाळे दिया, फिर इसके अंदर प्रत्यय और इसके अंदर में आप लोगों को सामान्य रूप या कोई भी 2 चीज़, तो ये आपको भरने के लिए रहेगा। 2 सवाल रहेगा। कितना आसान है इसको समझ लीजिए। समझ में आपको? सामान्य रूप क्या है तो उसके 3 हिस्से हैं, समझ लीजिए। एक सामान्य रूप होता है, एक प्रत्यय होता है और एक मूल शब्द होता है। हाँ, इतनी 3 चीज़ें। ये हो गया 1 मास के लिए। ये 1 मास आप लोग को मिलेगा इसे मैं उम्मीद करता हूँ। ईजी है ना? शेतकरी ने, शेतकऱ्याचे, ये जितने भी पीछे वाला एक अल्फाज था प्रत्यय, प्रत्यय को सा त, ता, ती, है ना, ने, शी, ही, उन्हुन, तहिया, ये सब प्रत्यय है। अब उसके इसमें आप लोग डीप में मत जाइए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आखिरी जो है अल्फाज को छोड़ने के बाद में आखिरी जो वर्ड रहता है। अब पटांगना वर, अब पटांगना वर दिया, अभी ये वर में र खाली भी प्रत्यय नहीं है, वर ये प्रत्यय, नहीं तो पता है सर ने बताया कि आखिरी वर्ड खाली प्रत्यय है, तो प्रत्यय वो नहीं है, वर भी जो है ये विभक्ति प्रत्यय है। इसको ध्यान में रखिए और ये प्रत्यय में, ये समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल इसका हो गया, क्या हो गया? सामान्य रूप का हो गया। अब दूसरा सवाल जो है आपके लिए यहाँ पर पूछा जाने वाला है वो किसका है? बोलिए। हाँ बोले जल्दी। वेरी गुड, समास। अब ये समास जो है, समास कितने हैं? 2 समास हैं। कितने समास है? 2 समास है। कौन सा है? अवयवी भाव, अवयवी भाव, अवयवी भाव है। उसके बाद में ये है द्वंद्व,
देखो इसको भी आसानी से समझाता हूँ मैं, उसको सवाल कैसे आएंगे वो भी समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। द्वंद्व, अब द्वंद्व के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। एक है इतरेतर, दूसरा है वैकल्पिक, और तीसरा है समाहार। अब आपको आता भी है तो उसके अंदर में क्या क्या है उसको समझना है, आपको क्या क्या है उसको समझना है, सवाल कैसे आएगा उसको समझना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले सवाल बता दूं आपको कि खालील दिलेले शब्दांचे समास ओळखा। एक तो पहचानने के लिए आएगा, उसमें से ये हो सकता है, ये 4 में से कोई भी एक पहचानने के लिए आपको आएगा कि भाई ये पहचानिए। एक जो दिया जाएगा विग्रह करा, खालील दिलेल्या समासाचे विग्रह करा। विग्रह मतलब क्या होता है, इसमें 2 पद होते हैं, दोनों पद को इलायदा करना है। वो इलायदा करना मतलब उसको विग्रह करना है। हाँ, विग्रह ध्यान में रखें, क्योंकि ये शब्द समझ में नहीं आता है, अल्फाज समझ में नहीं आता तो फिर हम लोग छोड़ के आ जाते हैं या कुछ और लिख के आ जाते हैं। विग्रह याद रखना, उसको इलायदा करना है। जैसे कि यहाँ पे अवयवी भाव में जो है मैंने लिखा घरोघरी, घरोघरी। ये जितने भी अल्फाज बोल रहा हूँ उसको दिमाग में रखें, आप लोगों को एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। घरोघरी, अब घरोघरी का मतलब क्या है? घर घर पे। घर घर पे मतलब इसको अगर अलग करने जाए तो अपन क्या बोलेंगे? प्रत्येक घरी। क्या बोलेंगे इसको? प्रत्येक घरी। अब प्रत्येक घरी हो गया, इसको हमने विग्रह कर दिया। ये क्या कर दिया? इसको हमने विग्रह कर दिया, अलग कर दिया। अगर ये पहचानने के लिए आया तो आपको क्या लिखना है? अव्ययी भाव। और विग्रह करने के आया तो क्या लिखना आप लोगों को? प्रत्येक घरी। हाँ, प्रत्येक घरी। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको आप लोग देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा अव्ययी भाव किसे कहते हैं। ये है। अब द्वंद्व समास के अंदर में जो 3 है, ये 3 के अंदर में यहाँ पर जो है आनी का इस्तेमाल होता है जब विग्रह करने के बाद में। जैसा इसका विग्रह किया मैंने, इसमें कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर क्या किया? इसको बाकायदा अलग ही कर दिया, इसको अलग ही कर दिया। अब इतरेतर के अंदर में क्या होगा? 2 अल्फाजों के दरमियान में क्या लगेगा? शब्द के में आनी लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? क्युआ लगेगा। ऐसा अल्फाज यहाँ पे क्युआ लगेगा। और यहाँ पर आओगे आप लोग तो वगैरह लगेगा। हाँ, वगैरह लगेगा। अब ये इसमें कैसा है? इसमें आने के चांसेस क्या है? तो आई बाबा, आई बाबा। ये एक जो दिया हुआ है आप लोग के लिए, ये सामासिक शब्द दिया है, इसको सामासिक शब्द बोलते हैं। अब इसको विग्रह करने के लिए क्या करेंगे? आई और बाबा के दरम्यान में क्या डालेंगे? आनी डालेंगे। अब यहाँ पर आएगा जो है खरे खोटे, खरे खोटे। ये एक साथ रहेगा, खरे खोटे, ये एक ही अल्फाज बनाया हुआ है। अब इसको भी विग्रह करने के लिए क्या करोगे? खरे क्युआ खोटे, है ना? 2 अलग अलग करना है। यहाँ पर चाह पानी, चाह पानी। अब चाह पानी मतलब कहीं किसी ने आपको बुलाया, बोले चलो चाय पानी करते हैं, तो चाय पानी करते हैं मतलब खाली चाय और पानी देने वाला है क्या? नहीं। तो आप लोग को जो है क्या देंगे? चाय, पानी और बहुत सारी चीज़ें रहेगी। तो इसको विग्रह करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? चाह अलग लिखेंगे, पानी अलग लिखेंगे, और आगे क्या लिखेंगे? वगैरह, या आखिर में लिखेंगे वगैरह। बस हो गया। यहाँ पर और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, भाजी पाला, भाजी पाला। अब भाजी पाला मतलब भाजी पाला वगैरह। देखो ये 4 अगर दिमाग में आपके है ना तो आपके लिए सब आसान है, खाली ये 4 दिमाग में रहना चाहिए। सवाल कैसा आने वाला है? खालील दिलेल्या सामासिक शब्दाचे समास ओळखा। ये सामासिक शब्द इसको कहते हैं, इसको सामासिक शब्द कहते हैं। जो मिले हुए 2 पद से मिलकर जो बने हुए इसको सामासिक शब्द कहते हैं। और उस सामासिक शब्द को विग्रह करने के लिए कहा गया तो आप उसको इलायदा करना है, उसको इलायदा करना। जहाँ पे आनी लगेगा या आनी की जगह पे वह भी लग सकता है, मतलब उसका भी मीनिंग वही है। हाँ, किवा या अथवा लगेगा, उसका भी मीनिंग वही है। ध्यान में रखिए, खाली एक ध्यान में रखिए कि जैसे खरे खोटे, हाँ, यहाँ पे 10 12 एक फिगर भी आ सकती है, संख्या भी आ सकती है, 10 12, तो 10 आणि 12। हाँ, इस तरह से ये चार्ट है पूरा। ये भी 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स आप लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं। है इसमें कुछ प्रॉब्लम आप लोग के लिए? पक्का? ये शब्द भी ध्यान में रखें। ये जो मैंने लिखा है घरोघरी लिखा है आप लोग ने, यहाँ पर जो है आई बाबा, यहाँ पे बाहू बहन भी आ सकता है, बाहू बहन भी आ सकता है। खड़े खोटे जिसमें जो है 13 14 जैसे मैंने बताया, ये भी आ सकता है। चाह पानी के अंदर में यहाँ पे दूसरा मैंने आपको बताया, क्या बताया? भाजी पाला। तो ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर जो है इसके अंदर में आपको कौन सा समास है पूछने के लिए आएगा, ये द्वंद्व समास। लेकिन आपको ये स्पेलिंग याद होना चाहिए।
आपको पता भी चल गया कि घरोघरी ये कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, लेकिन अव्ययी भाव आपने सही ढंग से नहीं लिखा है तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत तकलीफ है कि इसके लिए ये आपको याद करना ही करना है कि अव्ययी भाव कैसा लिखा जाता है, इतरेतर कैसा लिखा जाता है, वैकल्पिक कैसा लिखा जाता है, समाहार कैसा लिखा जाता है, और ये पूरा लिखना है। इतरेतर द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, इस तरह से मुकम्मल आपको लिखना है। ठीक है, बढ़ो आगे, इसके आगे। अब स्वंस, ये समास के आगे तीसरा सवाल कौन सा है? अलंकार। तीसरा कौन सा है? अलंकार। कौन सा है? अलंकार है। अलंकार कितने हैं? अलंकार 2 टाइप के होते हैं। यमक अलंकार। तीसरा जो है सवाल रहेगा वो अलंकार पे रहेगा। अब अलंकार में भी वही चार्ट मैं बना रहा हूँ, देखिए वैसे ही चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे, सहन में रहे। ये चार्ट ही आपको एग्जाम में आ जाने चाहिए। एक है, क्या है? यमक अलंकार। पहला यमक नहीं है, पहला अनुप्रास। हाँ, अनुप्रास। अब अनुप्रास पहला, दूसरा जो है यमक। अब यमक और अनुप्रास, इसमें भी सवाल कैसा रहेगा आपको वो समझ लीजिए। मेन सवाल है कि सवाल दिया जाएगा, खालील दिलेले वाक्यांचे अलंकार ओळखा, या फिर आपको दिया जाएगा खालील अलंकाराचे एक उदाहरण द्या आणि त्या शब्दावर अधोरेखित करा। अब ये दो टाइप वाले सवाल मैंने बताया, ये 2 टाइप वाले सवाल आएंगे। पहले आइए इसको समझ लेते हैं कि अनुप्रास क्या है और यमक क्या है। इसमें कोई भी सेंटेंस के अंदर में क्या होता है, कोई भी एक शब्द का राइमिंग चलता है, ये बार बार रिपीटिशन होता है, बार बार होता है, मज़ा आता है सुनने के लिए, कुछ अलग लगता है। इसको रिदम बोलते हैं, रिदम बनता है। जैसे कि काकीने काकाचे कामाचे कागद कपाटातून काढून, मैं बहुत लंबा चौड़ा बोला, कात्रीने कापले। आप शॉर्ट में लिखे, काकीने काकाचे कामाचे कागद कातरीने कापले, क क क क, और क के नीचे अंडरलाइन करने का, उसका एग्जाम्पल पूछा वो दे देने का। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो आपको पहचानते आना चाहिए कि बार बार कोई एक अल्फाज का जो है बार बार रिपीटिशन हो रहा है क्या। हो सकता है कि आपको चकमा देने के लिए ऐसा कोई जुमला दे दे कि जिसमें यमक भी होगा और जिसमें अनुप्रास भी होगा, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। उसके अंदर में आपको सही दिया जाएगा, आपको जवाब गलत नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, आपको एक ही अल्फाज की बार बार रिपीटिशन। समझ में आपको कैसा? ये सेंटेंस याद भी रखो, काकीने काकाचे कामाचे कागद कातरीने कापले, ये याद ही रखो, आपको लिखना है। कभी एग्जाम्पल पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा। पहचानने में आया तो आप लिख सकते हैं कि भाई अनुप्रास अलंकार हैं। कुछ पूछ रहे? कितनी बार मैक्सिमम अगर 2 से 3 बार रिपीट है तो अनुप्रास भी हो सकता है। हाँ, बार बार रिदम पैदा होना चाहिए। रिदम बोला तो उसके अंदर में ऐसा बार बार ऐसा लगना चाहिए, एक ही अल्फाज की बार। जैसे काका, मैं जो ये सेंटेंस जो बोल रहा हूँ, काकी ने काकाचे कामाचे कागज, यानी का रिपीटिशन होना चाहिए। तो कम से कम 4-5 मरतबा उसके अंदर में आना चाहिए, तो वो हो जाता है अनुप्रास। और यमक के अंदर में क्या आता है कि इंग्लिश वर्ड आपको मालूम है, राइमिंग वर्ड। ये बहुत सबसे बेस्ट आइडिया है। बोले सर राइमिंग वर्ड तो हमको मालूम है। तो राइमिंग वर्ड में क्या है, जो कविता के जो 2 लाइन रहेगी या 4 लाइन रहेगी, तो 2 लाइन अगर रहती है तो आखिरी वर्ड बोलने में एक जैसे लगेंगे, मीनिंग में अलग रहेंगे, है ना। यमाचा कामाचा, आखिरी वर्ड अगर ऐसे रहा, एक लाइन में यमाचा, दूसरे में कामाचा, तो ये राइमिंग वर्ड हुआ, उसको राइमिंग वर्ड बोलते हैं, एक जैसे बोलने में लगते हैं। अगर 4 लाइन आपको दिए तो उसमें दूसरा और चौथा, दूसरी लाइन का और चौथे लाइन का ये वर्ड कैसे रहेंगे, राइमिंग वर्ड रहेंगे। अब इसके अंदर में भी आपको एक याद करना है, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको कविता दी जाएगी, कविता पे सवालात रहेंगे ना, दूसरा सवाल नंबर 2 देखा था हमने, तो उसमें से कोई भी कविता की 2 लाइन आप लोग लिख लो जिसके अंदर में राइमिंग वर्ड आना चाहिए। कोई भी लिख लो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लिख लें। उसमें देखने का राइमिंग लाइन कौन सी आ रही है और यमक अलंकार वाला कौन सी 2 लाइन आ रही है, वो उठा के आपको लिखना है। मतलब यहाँ पर आपका एक काम भी बच रहा है। लेकिन इतना तो दिमाग आपका चलना चाहिए कि ये लाइनिंग कौन सी है, यमक की है। ऐसे आप लोगों को लाइन देखना है। और ये यमक के अंदर में इसमें सवाल आप लोगों को मैंने बताया कि खालील दिलेले अलंकार ओळखा या फिर खालील दिलेले अनुप्रासाचे एक उदाहरण दिया। अब उदाहरण देंगे तो वहाँ पे क के नीचे अंडरलाइन करना है। इसका उदाहरण लिखेंगे तो आखिरी दोनों वर्ड जो क्या है, यमक है, वो यमक पे अंडरलाइन करना है।
आपको इस तरह से 1 मार्क्स। देखिए कितना आसान है, ये 3 सवाल देखिए हमने, तीनों में एक एक नंबर आपके लिए आसान है, लेकिन हम घर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आज तक नहीं की होंगी 100% चैलेंज के साथ में कि आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस की नहीं। हम लोग खाली निकाले तो पैसेज निकाल के बैठे, हम निकाले तो सिर्फ कविता निकाल के बैठे, वो भी देख कर भी सर दुखने लगता है, मराठी है जाने दो, बंद कर दिए, है ना, ऐसा हमारा होता है आलम। लेकिन इसकी प्रैक्टिस तो कम से कम आपको करना है। तीसरा हो गया सवाल। अब चौथा सवाल क्या है, देखिए जैसा मैं आप लोग को पेपर पैटर्न बताते जा रहा हूँ, जैसा मुझे याद है उसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का डर वही है मेन, क्या अरे कौन सा सवाल आने वाला है। सवाल वही आने वाला है जो पेपर पैटर्न में है ना, पेपर पैटर्न के खाली सवाल चेंज होगा, लेकिन आप पहले से तैयारी में रहो ना कि पहले सवाल नंबर 1 तो मुझे बहुत आसान है, दूसरा ऐसा है, तीसरा इसमें तैयारी की हुई है, इसमें छोटा हुआ है, तो अब आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। चौथा सवाल के अंदर में क्या है आपके लिए, काड़। अब काड़ के अंदर में देखिए जिनका हिंदी होता है ना वो बड़े गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो फिर सामान्य काल किधर से लेके आते पता नहीं, एक नया काल पैदा करते थे सामान्य काल, जो काल है ही नहीं। काल यहाँ पर 3 ही है हमारे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, बस मराठी में 3 ही है। हाँ 3 ही काल है, वो 3 ही काल को लिखना है आपको। यहाँ पर 2 सवाल रहेंगे, एक जो है काल ओळखा और एक जो है काल बनवा, है ना, काल बनवा। अब इसमें भी सिंपल बात, एकदम सिंपल बात, आखिरी वर्ड जो रहता है उस वर्ड को देखकर उसकी मीनिंग निकाल लेने की और वो पहचान लेने का। जैसे आखिरी वर्ड के अंदर में यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया जो आपको मराठी समझ में भी नहीं आ रही, लेकिन आखिरी वर्ड के अंदर में आखिरी आहे आ गया, तो आहे का मतलब क्या है, हम लोग उर्दू में आहे का मतलब क्या बोलेंगे, है। उर्दू का मतलब क्या होगा, है बोला तो क्या हो गया, वर्तमान का। सेंटेंस कौन सा भी हो, कुछ भी होने दो, आखिरी वर्ड को देखने का, उसकी मीनिंग पहचानेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जातो क्या हो गया, ये कौन सा ज़माना हो गया, हाँ कौन सा हुआ। अब मुझे मालूम था आप गड़बड़ेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे। अब जातों का मतलब ही नहीं मालूम है, इसके लिए तुम कन्फ्यूज़ हैं। जातों का मतलब जाता है, अब है बोला तो भी वर्तमान काल है। हाँ मैंने इसके लिए जानबूझ के लिया, वरना क्या हमारे यहाँ पर त का देखा ना कि त के अंदर में भूत में घुस जाते हैं। हमको कहीं से पढ़ाया होता है कि त आया, वो ता हा ती कुछ नहीं, वो सब छोड़ दो, खाली इतना ही समझो कि भाई अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये ता तो आया, जातो जाता है, खातो खाता है, तो ये कौन सा हो गया, वर्तमान का। अच्छा लिखते वक्त भी ध्यान में रखें, आपको ये जवाब लिखने के, सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंटेंस लिख दिए तो उसके नीचे जवाब लिखना ही नहीं, पहली बात तो खाली नंबर डालने का। क्या है, वर्तमान काल है, लिख दो वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब यहाँ पर ध्यान में रखिए कि वर्तमान काल आहे वगैरह वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली वर्तमान काल लिख दो, टाइम भी बचता है हमारा। मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कितना वक्त किसके लिए देना है आपको। वर्तमान काल लिख दिया, ख़त्म हो गया। अब बनाने के लिए जब आता है ना, तो बनाने के लिए भी आप लोग आखिरी वर्ड को चेंज करके देखो, ईजी बन जाता है। जैसे शाळेत आज कार्यक्रम होता, हाँ ये होता। अब यहाँ पर आपको वर्तमान काल बोलना पड़ेगा, तो वर्तमान के लिए करना है। जैसे शाळेत कार्यक्रम होता, अब होता की जगह पे आपको वर्तमान काल करना है, तो होता की जगह पे क्या करेंगे, आहे। देखो शाळेत कार्यक्रम आहे, सिर्फ आखिरी वर्ड को 99%, 1-8% के अंदर में आपको प्रत्यय चेंज करना पड़ता है। जो हमने सामान्य रूप में प्रत्यय देगा ना, वो प्रत्यय चेंज करना पड़ेगा। लेकिन 99% जो है कुछ भी चेंज नहीं करते हुए, खाली आखिरी वर्ड चेंज कर दोगे, आपका ज़माना चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 1 मास के लिए है, ये 1 मास का आपको करना है। ठीक है, ये हो गया, काल का हो गया। सवाल कैसे आ गया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सवाल नंबर, ये 1 मास के लिए 4 मास हो गए, 4 मास आसानी से हासिल कर सकते हो। हाँ कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी कर सकते हैं, खाली तैयारी आपको करना है। 5वां सवाल क्या है, यहाँ पर वाक् प्रचार है। क्या है, वाक् प्रचार। अब वाक् प्रचार के अंदर में आपको क्या क्या दिया जाएगा, सवालात कैसे रहेंगे उसको देखिए। पहला सवाल इस तरह से एकदम सिंपल वाला सवाल देता हूँ कि खालील दिलेले वाक्प्रचार आणि त्याचा अर्थ यांच्या जोड्या लावा। सर ये आया तो कितना अच्छा रहेगा, जोड़े लगाने के लिए बहुत आसान रहेगा। जोड़िया लावा, किधर वाक्प्रचार एक तरफ दिया जाएगा, एक तरफ क्या दिया जाएगा, अर्थ दिया जाएगा। हाँ जोड़िया। अब दूसरा टाइप में सवाल कैसा रहेगा, दूसरे टाइप में सवाल इस तरह से रहेगा कि आप लोग के लिए वाक्प्रचार यहाँ पर 2 दिए जाएंगे, वाक्प्रचार 2 दिए जाएंगे, और 2 वाक्प्रचार के लिए यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए जाएंगे।
ये दो सेंटेंस के अंदर में जहाँ पर एक वाक्य प्रचार आएगा उसको हटाकर यहाँ से कोई भी वाक्य प्रचार जो उसको लग रहा है यानी जो सही है वो वाक्य प्रचार आपको उसके अंदर में डालना है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, ललकारी देने, ललकारी देने। अब ललकारी देने का मतलब क्या होता है, बोलिए? अर्चना करने, प्रार्थना करने या हाँ कल्पना करने। लिख के रखो ये ललकारी देने। चलो लिखो फटाफट। भान असने, लिख लो आप लोग, इसकी तैयारी करो। भान असने, टक लाउन बगणे, ग्रहाणे सांगणे, ग्रहाणे सांगणे। ये कुछ है जो इसकी भी तैयारी करो। इस तरह से आपके लिए पूछा जा सकता है, आप लोगों को ये तैयारी आपको करना है। अब इसके अंदर में बताया मैंने आपको कि सेंटेंस दिए जाएंगे और आखिरी सवाल, तीसरा सवाल इसमें क्या दिया जाएगा कि खालील दिलेले वाक्य प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा। यानी सिंपल आपको वाक्य प्रचार दिया जाएगा और वाक्य प्रचार का आपको वाक्यात उपयोग करा। लेकिन वाक्यात उपयोग करने के लिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा, आपको सब तैयारी करना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। अब ये 4 ये और 2 ये 6 मार्क्स का जो है अ में सवाल आपको पूछा जाएगा। इस तरह से आपको ये तैयारी करना है। मैंने आप लोगों को बताया टक लाउन बगणे, ग्रहाणे सांगणे, फिर बताया मैंने आप लोग को ललकारी देने, भान असने। ठीक है, ये हो गया अ वाला। अब आ हम लोग शुरू करते हैं। आ के अंदर में तीसरे में आ के अंदर में सबसे पहला आप लोग को 4 सवालात हैं, 4 में से कोई भी 2 दिए जाएंगे। आ के अंदर में 4 सवाल है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर रहेगा समानार्थी, दूसरा है विरुद्धार्थी और तीसरा है शब्दापासून अनेक शब्द। चार शब्द या कुछ भी अनेक दे जाएगा। 4 शब्द तैयार करने और शब्दापासून वाक्य तैयार करने। वाक्य तैयार करने। अब इसमें तो समानार्थी आपको मालूम है, समानार्थी किसको बोलते हैं, है ना? हम मानी अल्फाज लिखना है। उसके बाद में विरुद्धार्थी, अपोजिट आपको लिखना है। ये आपको खुद को तैयारी करना है। अब शब्दापासून 4 शब्द तैयार करा। अब शब्दापासून 4 शब्द तैयार करने के लिए एक खास बात आपको बता, देखो ये 4 में से कोई भी 2 पर सवाल पूछे जाएंगे और 2 पर सवाल पूछते वक्त आधे आधे मार्क्स के सवाल रहेंगे। ये 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? ये पहला सवाल 2 मार्क्स का है। अब इसमें जो है एक बात खास ध्यान में रखिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया राजमहल। अब राजमहल से आपको जो है शब्द तैयार करना है। अगर शब्द तैयार करना है तो शब्द तैयार करने के लिए एक अल्फाज हुआ राज, दूसरा हो गया महल, फिर यह हुआ राम, होता है, हो रहा है ना, राम बराबर है, फिर हाल बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक खास ध्यान रखना कि इसको ही नहीं बनाना है, इसको ली नहीं बनाना है, इसको ला नहीं बनाना है। जो शब्द दिया है वही शब्द का इस्तेमाल करना है। हम क्या करते थे, हमारे हिसाब से कुछ भी इसको जो है मी बना देते हैं, हाँ, इसको ला बना देते हैं। जैसे कि मला, इसको ला बना देंगे तो नहीं चलेगा, उसको आप लोग को रॉन्ग दिया जाएगा। जो शब्द है उसी से बनाना है। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 1-2 शब्द आपको बता दूँ। चलिए इतना एक ही रखो यहाँ पर अभी फ़िलहाल। हाँ, समानार्थी के अंदर में आप लोग लिख लो। समानार्थी का मैं जो बताया था, जैसे कि वारा भूमि, वारा भूमि। उसके बाद में जो है
तीसरा, ये चौथा जो सवाल है ये क्या है, शब्दापासून वाक्य तैयार करा। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर में जो सेंटेंस आए हुए हैं वो अलग अलग करके आपको दी जाएगी। जैसे कि आपके पहला ही लेसन है अनाथाची आई, है ना, मतलब तीसरा आपके इसमें जो तीसरा है, लेकिन लेसन में जो है वो पहला है। तो अनाथाची आई, अनाथाची आई में पहला ही एक सेंटेंस दिया हुआ है, मला लहानपणी नेहमी सर्वजन चिंदी म्हणत, है क्या सेंटेंस, देख लीजिए वो सेंटेंस होगा उसके अंदर में। ये आपको जो है वो क्या करना है, उसको अलट पलट के दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, सही ढंग से लिखना है। पहला ही सेंटेंस है, देखें, है ना, पहला ही सेंटेंस है ना, हाँ, तो वो आपको उसको करना है। और जैसे कि एक और मैं यहाँ पर मैं आपके सामने दे रहा हूँ, पाय वडिलांनी घेतला आरकीचा काढता, ये कौन से लेसन में का है, पाय वडिलांनी घेतला आरकीचा काढता, यस, देख लीजिए उसके अंदर में ढूंढ के निकालिए आप लोग। फिर है आगे, खूप करतात विचार दोघं, खूप करतात विचार दोघं, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस ही नहीं अगर आपको मालूम है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप लोगों ने किताब पढ़ी हुई होना चाहिए तो आपको समझ में आएगा, हाँ इसमें ये सेंटेंस ऐसा था। थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा होगा तो समझ के ले लेंगे, लेकिन कहीं से कहीं कुछ भी लिखोगे तो जवाब का नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। इस तरह से ये 2 मार्क्स का है। समानार्थी आपको समझ में आया, विरुद्धार्थी समझ में आया, शब्दापासून 4 शब्द समझ में आया, यहाँ पे शब्दापासून वाक्य तैयार करा, ये आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर आ का दूसरा 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए आपको जो पूछा जाने वाला है वो क्या है, विराम चिन्ह पर, चिन्ह पर। अब विराम चिन्ह के अंदर में आपको कौन से कैसे सवाल आ सकते हैं, एक सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस में आपको दिया जाएगा कि खाली दिलेल्या वाक्यात योग्य विराम चिन्हांचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा, दोबारा लिखना है, वाक्य पुन्हा लिहा। तो वहाँ पर सेंटेंस आपको समझो देखा जा सकता है कि गुरुजी चिंदी आता शाळेत आली बघा, देखो उसमें सेंटेंस है, गुरुजी चिंदी, हाँ अनाथाची आई, गुरुजी चिंदी आता शाळेत आली बघा, है ना, ये सेंटेंस है। अब उस सेंटेंस के अंदर में आपको जो है विराम चिन्ह का उपयोग करना है, कहाँ पे कॉमा लग रहा है, कहाँ पर ठहराव हो रहा है, कहाँ पे क्या है ना। पेज नंबर मेरे ख्याल से किस पे 6 पर है, तो पेज नंबर 6 पर, हाँ नीचे से 3rd लाइन, तो उसको देखिए आप लोग कि किस तरह से, इसी तरह से सेंटेंस आप लोग के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये। इसके साथ साथ में आपको जोड़िया लावा करके भी आएगा, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि विराम चिन्ह कितने विराम चिन्ह है अपने, 10 है, कितने हैं, 10 विराम चिन्ह है। अब 10 के 10 विराम चिन्ह आपको याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला फुल स्टॉप, जिसको क्या बोलेंगे मराठी में, पूर्ण विराम, इसको क्या बोलेंगे, 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 ये सब याद होना चाहिए आपको, ये सब याद होना चाहिए। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये लास्ट का 10वां, ये सब आपको याद होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। और आपको जोड़ियाँ लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है। या तीसरा सवाल इस तरह से आएगा कि खालील दिलेले, कोई भी 2 दिए जाएंगे इसमें से, खालील दिलेले चिन्हांची नावं लिहा, तो आपको आना चाहिए, ये आ गया तो आपको आना चाहिए दुहेरी अवतरण चिन्ह, ये आ गया आप लोग को तो लिखना चाहिए अपूर्ण विराम, ये आपको आ गया तो ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह देखो, प्रश्नार्थी नहीं, प्रश्न चिन्ह, ध्यान में रखें, हिंदी और मराठी को मिक्स मत करो। फिर यहाँ पर उद्गारवाचक चिन्ह, ये इस तरह से आपको ये आपको याद हो जाना चाहिए, तो ही जाकर आपको 1 मार्क्स आपको मिलेगा। समझ में आए, इस तरह से आपको तैयारी करो कि ये भी आपको सब याद होना चाहिए, इस सब तरह से होना चाहिए। अब इसके बाद में आखिरी सवाल, ये दूसरा था। अब तीसरा सवाल जो है आप लोग के लिए जो है वो लेखन नियमानुसार लिहा, लेखन नियमानुसार। अब लेखन नियमानुसार का मतलब क्या है, तो कवायद के मुताबिक आपको लिखना है, कवायद के बाद मुताबिक आपको लिखना है। जैसे कि एक अल्फाज यहाँ पे दे रहा हूँ, उत्तीर्ण। अब ये उत्तीर्ण इस तरह से दिया जाएगा, इस तरह से आपको उत्तीर्ण दिया जाएगा, इस तरह से आपको उत्तीर्ण दिया जाएगा,
कौन सा सही है वो आपको दिखाना है। फर्स्ट वेरी गुड। वाला। तो इस तरह से जो सही है वो सही करना। कभी आपको ऐसा भी दिया जाएगा कि एक गलत आपको लिख के दिया जाएगा और दिया जाएगा खाली दिलेल्या शब्दाचे योग्य नियमानुसार लेखन नियमानुसार लिया, तो उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। जैसे कि आपको इस तरह से दिया कि ये अल्फाज आपको दिया और लिखा आपको दिया खाली दिलेले शब्द जो है लेखन नियमानुसार लिया, ये सही है क्या गलत है? सबसे पहले बताइए। हाँ, कैसा है, सही है गलत है? हाँ, तो मुझे हाँ क्या आएगा, ये गलत है कि सही है? ये गलत है। ये सही ढंग से अगर आपको लिखना है, ये गलत है। सही ढंग से लिखने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो ये सुधार कर आपको लिखेंगे परीक्षा। ये कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। पहले 2 मार्क्स का पहला सवाल हुआ था, दूसरा सवाल 1 मार्क्स के लिए हुआ था, और तीसरा ये 1 मार्क्स के लिए, ये 2 और ये 1, टोटल ये 4। और अ में हमने देखा था 6 मार्क्स के लिए, टोटल ये 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स का आपको किसी भी कीमत पर क्या करना है, याद करना है, ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है, उसकी स्टडी करना है। घर पे स्टडी करेंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है।